स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज की आखिरी कॉमिक्स ब्रह्मांड संहिता। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं ब्रह्मांड संहिता। परमाणु रोब्स के बंधन टूट रहे हैं। एटॉमिक रोब्स के कमजोर होने के साथ ही रक्त पिपासु भी हिंसक हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस योजना पर भरोसा नहीं है। परमाणु के बंधनों में बंधे रक्त पिपासु आज़ाद हो गए हैं। आखिरी श्रृंखला के अब तक के कथानक की विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें आखिरी दशक, परकालों की धरती, ब्रह्मांड योद्धा, विश्व रक्षक, अदृश्य षड्यंत्र, ब्रह्मांड विखंडन और ब्रह्मांड विस्मरण, जो कि चैनल पे अपलोडेड है। अब आगे इस पूरे घटनाक्रम से विश्व रक्षक भी अनभिज्ञ नहीं थे। हे देव कालजी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नागराज? विकृत के मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। परमाणु के एटॉमिक बंधनों में जकड़े रक्त पिपासु आजाद होकर भूखे भेड़ियों की तरह पृथ्वीवासियों का शिकार करने के लिए टूट रहे हैं, और एटॉमिक रोप्स बिखरने से अंतरिक्ष का निर्वात किसी भी क्षण पृथ्वीवासियों की जान ले सकता है। नागराज के रहते मानवता का बाल भी बाका हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अंदेशा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उस स्थिति के लिए बैकअप प्लान सुझाने के लिए धन्यवाद। ध्रुव, परमाणु के एटॉमिकली कंट्रोल्ड रक्त पिपासुओं के विभिन्न ग्रहों पर भेजना शुरू करते ही मैंने तुमसे मानसिक संपर्क साध लिया था नागराज। हालांकि गड़बड़ विकृत के रूप में होगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था, पर गड़बड़ की स्थिति में पृथ्वीवासियों को अंतरिक्ष में जीवित रखने का एक ही तरीका है। प्रकृति की पुत्री पर्यावा अपनी शक्तियों को साधने के लिए निर्वाणयाम चली गई थी, और हमारे समय काल में निर्वाणयाम में सिर्फ तुम ही पर्यावा से संपर्क साध सकते थे नागराज। मैंने पर्यावा से संपर्क साध कर उसे वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया था। अपनी शक्तियों से मैं काफ़ी हद तक साध चुकी हूँ साथियों में। सबसे पहले मुझे पृथ्वीवासियों और ब्रह्मांड दर्शकों के अंतरिक्ष में सांस लेने की व्यवस्था करनी होगी। प्रकृति की पुत्री पर्यावा के विषय में जानने के लिए पढ़े रहे सर्वनायक श्रृंखला, जो कि चैनल पे अपलोडेड है। यदि पर्यावा सही समय पर नहीं आती तो आज मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। वाकई हम सभी प्रकृति की पुत्री के कृतज्ञ हैं। यह दूसरी बार है जब पर्यावा ने पूरी मानव जाति को समूल नाश से बचाया है। पर्यावा के हाथों से निकली प्रायु किरणें अंतरिक्ष में मौजूद सभी पृथ्वीवासियों के आसपास का वातावरण सांस लेने के लिए अनुकूल करती चली गई। समस्या सिर्फ सांस लेने की नहीं है, सांस चलते रहने की भी है। अभी सबसे बड़ा खतरा यह रक्त पिपासु हैं, जो अब पूरी तरह जागृत हो चुके हैं। चमगादड़ चटनी बनाएगा अड़ीग। इनकी संख्या अरबों खरबों में है प्यारो। जब तक सभी ब्रह्मांड रक्षक सम्मिलित होकर इन्हें काबू करेंगे, ये रक्त पिपासु असंख्य जान ले चुके होंगे। कोई दूसरा चारा नहीं है, बिना लड़े हम हार नहीं मान सकते। हुर्र, तुम्हारी शक्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती ब्रह्मांड रक्षकों। कुछ रक्त पिपासुओं को मार पाने में तुम लोग सफल हो भी गए तो भी पृथ्वीवासियों को नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पेपियस, और यह ब्रह्मांड रक्षकों का विश्वास ही है जिसने दुनिया को आज तक खत्म होने से बचाया है। हा 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 हा, काटो काटो, जितना चाहे उतना काटो मच्छरो। बारूद तुम्हें मार नहीं सकता ना सही, पर जब भी किसी मासूम के शरीर में दांत गड़ाने का तुम्हारे जबड़े मचलेंगे, ढोगा की बारूद तुम्हारी भूख मिटाएगी। रयासन भाई, इनको कोई रयासन पिलाओ जिससे इनकी प्यास वेजिटेरियन हो जाए। इंसानी खून के बजाय गन्ने के जूस का प्यासा बना दे इनको। रयासन के शरीर में बेहद घातक रयासनों का मिश्रण का विचित्र ही असर हुआ रक्त पिपासाओं पर। हा हा हा, यही है राइट चॉइस बेबी। आह, मैं अपनी जीर्ण शक्ति किरणों से इन रक्त पिपासुओं को जीर्ण शीर्ण कर दूंगी। नहीं पर्यावा, माता प्रकृति ने हिदायत दी थी कि जब तक तुम अपनी शक्तियों को पूरी तरह साध नहीं लेती, तुम उनका सिर्फ सृजनात्मक प्रयोग ही करोगी, विध्वंसक नहीं। पर यहाँ सवाल पूरी मानव जाति की रक्षा का है। पर्यावा, अगर तुम्हारी जीर्ण शक्ति अनियंत्रित हो गई तो मानवों को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भी मैं रक्त पिपासुओं को रोकने का इंतजाम न सिर्फ सोच चुका हूँ, बल्कि उस इंतजाम को यहाँ बुला भी चुका हूँ। तुमने प्राका और उड़ाकाओं की सेना को कैसे बुलाया? जब मैंने तुमसे संपर्क साधा तब तुमने मुझे रक्त पिपासुओं के बारे में अवगत कराया था।
ईगा की पुत्री प्राका के विषय में जानने के लिए पढ़ें सर्वनायक श्रृंखला का 7वां खंड सर्वक्रांति। कुछ समय पूर्व। ओह, क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ध्रुव मुझसे मानसिक संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव कहाँ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ध्रुव, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मानसिक संपर्क स्थापित करने की शक्ति तो सिर्फ युगम क्षेत्र में क्रियान्वित हो सकती थी, तो क्या युगम वापस लौट आया है? नहीं नागराज, इस बार युगम ने मेरी मानसिक शक्तियों को क्रियान्वित नहीं किया है। मुझे रक्त पिपासुओं के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, फौरन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, युगम सर्वनायक श्रृंखला में देखने को मिलेगा और इसमें बार बार सर्वनायक श्रृंखला का उल्लेख इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सर्वनायक श्रृंखला चल रही थी उसी के बीच में ये आखिरी सीरीज आई थी और सर्वनायक श्रृंखला अधूरी थी, जब अभी भी पूरी नहीं हुई है, पर उस वक्त सर्वप्रलय और 2-4 कॉमिक्स और नहीं आई थी, तो ये डायरेक्ट युगम क्षेत्र से यहाँ आ गए, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान। तुम्हारे अनुसार देव शक्तियों से रक्त पिपासुओं को मारा नहीं जा सकता था। इस पर ब्रह्मांड में एक जाति ऐसी है जिसे ब्रह्मांड के हर उड़ने वाले प्राणी पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद खुद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने दिया है। ईगल ग्रह का उड़ाका और उनकी सेना अधिपति प्राका। मैंने प्राका से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसे सारी स्थिति समझा दी। पृथ्वीवासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चांस नहीं लिया जा सकता था। तुम्हारी दूरदर्शिता और तत्परता की दाद देनी होगी ध्रुव। अभी दाद देने का समय नहीं आया है नागराज, जीत अभी हमसे कोसों दूर है। प्राका, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वापस लौट जाओ। गलत पेपियस, धरती भी प्राका का घर है। इस घर और धरती वासियों की रक्षा का प्रण लिया है प्राका ने। गलती कर रही है तू प्राका, कोई भी देव शक्ति या असुर शक्ति रक्त पिपासुओं को खत्म नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं तुम रक्त पिपासुओं को खत्म करना चाहती हूँ? ब्रह्मांड की किसी भी जाति का समूल नाश करना ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन है और प्राका कभी भी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं करती। फिर भला तुम इन खरबों खून के प्यासे रक्त पिपासुओं को कैसे रोकोगी? प्राका की सबसे बड़ी शक्ति गरुड़ निनाद से। तुम गरुड़ निनाद का प्रयोग करोगी तो पूरी मानव जाति के परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पेपियस। ब्रह्मांड के प्रत्येक जाति की श्रव्य शक्ति की एक निश्चित आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति पर की गई गरुड़ निनाद ही उसे नुकसान पहुंचाती है पेपियस। मेरी गरुड़ निनाद मानवों की श्रव आवृत्ति पर नहीं, सिर्फ रक्त पिपासुओं की श्रव आवृत्ति पर असर डालेगी। मानवों को तो सिर्फ एक हल्की चीख सुनाई देगी, पर इस ब्रह्मांड के सभी रक्त पिपासुओं के लिए यह गरुड़ निधि इतना प्रचंड होगा जिसकी तीव्रता सहने की शक्ति उनके मस्तिष्क में नहीं है। क्रिया मर गए क्या ससुर? नहीं डोगा, गरुड़ निनाद ने सभी रक्त पिपासुओं को चीर मूर्छा में पहुंचा दिया है, लेकिन ये जब भी जागृत होंगे रक्त की तलाश में फिर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा साथियों। माँ को दिए वचन के अनुसार मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सृजनात्मक कार्यों के लिए ही कर सकती हूँ। मैं ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक ग्रह का सृजन करूँगी। यह ग्रह रक्त पिपासुओं की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा, इनके पूर्व ग्रह की तरह। इस ग्रह पर भी जीवन का मुख्य स्रोत मानव रक्त की नदी होगी, जो कि आने वाले हजारों वर्षों तक नहीं सूखेगी। अब जब रक्त पिपासुओं की मूर्छा टूटेगी तो ये खुद को इस ग्रह पर पाएंगे। अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद इन्हें दोबारा पृथ्वी की ओर लौटने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर इन्होंने लौटने की कोशिश की तो तब की तब देखी जाएगी। अभी पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुंचाना है। यह काम मैं और मेरी उड़ाका सेना सहजता से कर सकते हैं। गुड प्राका, तुम फौरन पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू करो। हम परमाणु को संभालते हैं। ये तो ब्रह्मांड रक्षकों ने रक्त पिपासुओं को भी मात दे दी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से ठीक ही है कि ब्रह्मांड रक्षक पृथ्वीवासियों को बचाने में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समय तो परमाणु के इस तीव्र ब्रह्मकण ऊर्जा से भरे हुए शरीर को संभालने में ही लग गया है। अब यह शरीर और इसकी शक्तियाँ पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मेरी ब्रह्मांड विजय का आगाज
दिव्य परिषद के खात्मे के साथ होगा। दिव्य परिषद के खत्म होते ही ब्रह्मकण शक्ति को कंट्रोल करने वाला मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं बचेगा। परमाणु के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो यह मत समझ कि तू शहंशाह हो गया। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी असुरी शक्ति नहीं जो माँ दुर्गा के इस शक्ति रूप से बच सके। विकृताल शक्ति तेरा संहार करेगी असुर। अब विकृत को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दीवार स्वप्न देखना छोड़ दे देवी। देवी और असुरी महाशक्तियां आपस में टकरा रही थी और उनके टकराव का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा था। तर्क कुतर्क नहीं, केवल वार कर। काट। शक्ति और विकृत का टकराव इतना भीषण था जिसके वेग से कई छोटे ग्रहों और उल्काओं के परखच्चे उड़ गए। यदि गगन ने सभी ब्रह्मांड दर्शकों को अपनी अंगूठी के सुरक्षा घेरे में नहीं लिया होता तो शायद उनका हाल भी उल्काओं जैसा ही होता। केवल ब्रह्मकण की शक्ति के कारण ही परमाणु का शरीर शक्ति के वारों को सह पाया है। परमाणु के शरीर पर कब्जा करके विकृत ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी है। शक्ति के वार परमाणु के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विकृत को नहीं। इनके टकराव से उत्पन्न कॉस्मिक रिपल्स पृथ्वी को उनकी धुरी से हटा देगा। इन्हें टकराने से रोकना होगा। ठीक उसी समय अरबों खरबों उड़ाकाओं की सेना का नेतृत्व करते हुए प्राका पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी पर उतर रही थी। ईगल ग्रह के उड़ाकाओं की सेना प्राका और उड़ाकाओं का पृथ्वीवासियों का वापस लाना यह साबित करता है कि नागराज ने रक्त पिपासुओं को मुसीबत का निदान कर लिया है। पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों, शहरों, गांवों, कस्बों और जंगलों में बसने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी प्रजातियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना सिर्फ उड़ाकाओं और उनकी नेत्री प्राका के ही वश की बात थी। थैंक्स प्राका दीदी, आप बहुत अच्छी हो। तुम भी प्यारी बच्ची। सभी पृथ्वीवासियों को उड़ाकाओं ने सुरक्षित उतार दिया है। दुनिया सुरक्षित है। अब रुको 1 मिनट, कोई सुरक्षित नहीं है। हम पहले से भी बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। इब्रित विकराल ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वैसे भी ट्रांसफ्यूजन इफेक्ट सिर्फ इसलिए अस्थायी रूप से रुका था क्योंकि परमाणु धरती से दूर हो गया था। एक बात बताओ, परमाणु के ब्रह्मकण ऊर्जा से चार्ज होने से यह कॉस्मिक इम्बैलेंस शुरू क्यों हुआ? परमाणु शुरू क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मकण ऊर्जा ही संसार में बैलेंस यानी संतुलन बनाए हुए है। परमाणु के शरीर ने ब्रह्मकण शक्ति को सोख लिया है और अब वह असंतुलित हो रही है। लेकिन परमाणु ही क्यों और उसका शरीर इस प्रचंड ऊर्जा का वहन कैसे कर रहा है? यह मानव शरीर की क्षमताओं से परे है। परमाणु के लिए नहीं जैकब, मत भूलो वह महर्षि कणाद का वंशज है और सुप्त रूप में ही सही महर्षि कणाद का दिव्य कण अब भी परमाणु के शरीर में विद्यमान है। यही कारण है कि जब नागराज की शक्तियों ने ब्रह्मकण ऊर्जा को एक्टिव किया तो वह परमाणु के शरीर में समाहित हो गई। दोस्तों, ये महर्षि कणाद का जो दिव्य कण की बात चल रही है ये भी सर्वनायक सीरीज में ही परमाणु ने अपने अंदर सोखा था। तो आपको उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगी जो मेरी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब ब्रह्मकण ऊर्जा परमाणु के शरीर में उस दिव्य कण की वजह से समाहित हो गई है। ना सिर्फ समाहित हुई है बल्कि उसकी शक्तियों को बहुगुणित भी कर दिया है। तुम्हारी बात मेरी समझ से परे है। वैसे भी समस्या का कारण ढूंढने से जरूरी है उसका निदान ढूंढना। गलत कारा, समस्या के कारण में ही हमेशा उस समस्या का निदान होता है। इस समस्या का निदान वह कोलाइडर मशीन है जिससे परमाणु ब्रह्मकण को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके मैकेनिज्म में बदलाव किया जाए तो ब्रह्मकण को चार्ज करने के बजाय उसकी ऊर्जा को वापस सोख लेगी। मैं उस कोलाइडर मशीन का मैकेनिज्म रिवर्स कर सकती हूँ जिससे कि वह परमाणु के भीतर की ब्रह्मकण ऊर्जा अपने भीतर खींच लेगी। ऐसा करते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं परमाणु के साथ इसलिए साठी वापस गई थी पर उन स्पेस ट्रूपर्स ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। क्या कहते हो एंथोनी? समय बर्बाद मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, हम टेलीपोर्ट हो रहे हैं। साठी परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकृत और शक्ति का युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था।
चाहे कितनी भी कोशिश कर लो देवी, असुरराज विकराल को परास्त करना तुम तुच्छ देवताओं के लिए तो क्या अब त्रिदेव के लिए भी असंभव है। अपना स्थान भूल गया है तू नीच असुर, आज शक्ति तेरे शव पर तांडव करेगी। शक्ति का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अगर शक्ति का महाकाली रूप जागृत हो गया तो सचमुच प्रलय आ जाएगी। शक्ति पर महाकाली रूप हावी होने से ठीक एक क्षण पूर्व। ठहरो शक्ति, शांत करो अपने क्रोध के लावे को। देवताओं को ललकार कर इस असुर ने काली की असुर रक्षा शुदा की अग्नि भड़का दी है। अब यह अग्नि इसे खाक कर डालेगी। खाक विकृत नहीं, परमाणु होगा शक्ति। भले ही तुम्हारे तीसरे नेत्र की अग्नि विकृत के मानस स्वरूप को भस्म कर दे, पर उसके साथ साथ परमाणु भी मारा जाएगा। तुम्हारे वार से उत्पन्न कॉस्मिक रिप्लेस पृथ्वी को उसकी दूरी से हटा देंगे। शक्ति, जिससे पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा का तुमने बीड़ा उठाया है, आज उसके विनाश का कलंक तुम्हारे सिर होगा। शक्ति, तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, पर एक बार त्रिनेत्र शक्ति जागृत होने के बाद उसे मैं खुद भी नहीं रोक सकती। अब यह तीसरा नेत्र खुलकर ही रहेगा। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपने तीसरे नेत्र की संपूर्ण विध्वंसक शक्ति किसी एक आसुरी शक्ति पर केंद्रित कर दूँ। ओह, ना चाहते हुए भी मुझे परमाणु के शरीर पर वार करना ही पड़ेगा ध्रुव। नहीं शक्ति, परमाणु के शरीर में कब्जा किए हुए विकृत के अलावा भी एक आसुरी शक्ति है जिसे तुम अपने तीसरे नेत्र के विध्वंसक शक्ति का निशाना बना सकती हो। जल्दी कहो ध्रुव, मेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अपने तीसरे नेत्र की विध्वंसक शक्ति विकृत के इस शरीर पर केंद्रित करो। शक्ति जिसे छोड़कर इसके मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा किया है। नहीं, इससे पहले कि विकृत कुछ अपने असली शरीर को बचाने के लिए कुछ कर पाता, शक्ति का तीसरे नेत्र खुल चुका था। शक्ति के तीसरे नेत्र की भीषण क्रोधाग्नि से उड़े भृत विकराल के शरीर के चिथड़े अंतरिक्ष में दूर दूर बिखर गए। अनर्थ कर दिया तूने देवी शक्ति, और तेरे इस अनर्थ की भरपाई पूरी सृष्टि को करना ही होगी। तीसरे नेत्र के खुलने से मेरी ऊर्जा क्षीण हो गई है। मैं इसके शक्तिशाली वार को झेल नहीं पा रही हूँ। मेरा दिमाग बेहोशी की अंधकार में जा रहा है। मेरे बेहोश होने का मतलब है शक्ति का चंदा के रूप में वापस आ जाना, और इस अनंत अंतरिक्ष के निर्वात में चंदा क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं शक्ति और चंदा के अस्तित्व का सच किसी और पर उजागर नहीं कर सकती। मुझे उससे ना चाहते हुए भी सहायता मांगनी पड़ेगी। शक्ति पर मूर्छा हावी हो चुकी थी। चंदा के शरीर से शक्ति का देवी रूप लोप होने पर था, यानी चंदा और शक्ति दोनों का ही अस्तित्व क्षण भर में मिट जाना था। लेकिन वह दिव्य स्पर्श चंदा के चारों ओर प्राणवायु घेरा उत्पन्न करता चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे पुकारोगी। दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि ये तिलस्म देव ही, ये भी सर्वनाश श्रृंखला में ही आपको पता चलेगा कि ये तिलस्म देव और चंदा का क्या रिलेशन है। देवग्रह, स्वर्ण देव, आकाश गंगा, यह आपसी मतभेदों पर व्यर्थ झगड़ने का समय नहीं है देवायु। जब धरती से स्वर्ण नगरी की देवाजीत छोड़कर बाकी अन्य देव जातियों को निष्कासित किया गया था, तब तुम्हारा यह सामंजस्य ज्ञान कहाँ था देव धनंजय। आज जब पृथ्वी के और खुद अपने अस्तित्व पर आ बनी, तो तुम भाईचारों की याद दिलाने आए हो। मत भूलो देवायु कि पृथ्वी के अस्तित्व से ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। पृथ्वी और मानव जाति खत्म तो ब्रह्मांड खत्म। विनती करने आए हो तो याचक की तरह करो देव धनंजय। तुम्हारे तीखे तेवर तुम्हें शोभा नहीं देते। अपने घर को बचाने और अपने देव होने के कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे या देव जाति को किसी से भी याचना करने की जरूरत नहीं है। अपने घर की रक्षा के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाकी आप सभी देव जातियों के प्रमुख अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपके इस रवैये से यह बात आप लोगों ने खुद ही स्पष्ट कर दी है कि सिर्फ स्वर्ण नगरी के देवों को ही धरती पर रहना योग्य क्यों चुना गया है। यह घर तुम्हारा है तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। आओ साथियों, घर हमारा है तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। आओ साथियों।
ज्वालाग्रह, अग्निपिंड, आकाशगंगा। हमारी शक्तियों का स्रोत एक ही है और हमारा उद्देश्य भी सत्य और पुण्य की प्रतीक पवित्र अग्नि की रक्षा, असुरों और पाप शक्तियों का सर्वनाश। अग्नि दर्पण में आप सभी देख चुके हैं कि किस तरह विकटलाल नामक इस असुर ने पूरे ब्रह्मांड के लिए विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। अब यह हम सभी अग्नियानिशियों की अग्नि परीक्षा का समय है। परंतु हम तुम्हारा साथ क्यों दे ज्वालालोक रक्षक सामरी? इस आपदा के लिए जिम्मेदार तो तुम्हारे पृथ्वी के मानव ही हैं। यह समय जिम्मेदार को सजा देने का नहीं है, जिम्मेदारी को निभाने का है। देवपुत्र अग्नु के वंशज हैं हम सभी अग्नियांशी, माता ज्वाला की संतानें, जिन्होंने पृथ्वी पर ज्वालालोक की स्थापना की और हमारे इस ग्रह ज्वालालावा की भी। इस नाते हम सभी भ्राता हुए और भाई की लड़ाई में भाई हमेशा साथ होता है। मैं अग्नु वंशज अग्नियश और ज्वालालाव ग्रह के सभी अग्नियांशी इस ब्रह्मांड युद्ध में आपके साथ हैं ज्वालालोक वीरों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।